आज के डेली ब्रीफ के एपिसोड में मैं आपके लिए दो बड़ी स्टोरीज लाया हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा पब्लिक सेक्टर बैंक्स के इस डेकेड में कमबैक के बारे में, और फिर हम डिस्कस करेंगे कैसे रिलायंस की हिस्ट्री का सबसे बड़ा डील इंडिया की जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स को बदल सकता है। वेलकम टू द डेली ब्रीफ, जहां हम मार्केट्स की सबसे बड़ी स्टोरीज और ट्रेंड्स को सिंप्लीफाई करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट रोहित अग्रवाला। आप हमें स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या किसी भी और प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। और अगर आप पढ़ना पसंद करते हैं तो हमारी नो स्पैम न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर अ क्विक रनडाउन। सब लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलते हैं पहली स्टोरी पर। जब बैंक्स बोरोअर्स को लोन्स देते हैं तो उन्हें पता होता है कि सब लोग रीपेमेंट नहीं करेंगे। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोन्स कभी रिकवर ही ना हो, और जब ऐसा होता है तो उन्हें नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या एनपीए कहते हैं। बैंक्स काफी टाइम से लोन्स देते आ रहे हैं और उन्हें इस बात का अंदाजा होता है कि कब और कितने लोन्स वापस नहीं हो पाएंगे। इसीलिए वो पहले से ही इसके लिए तैयारी करते हैं। मतलब वो अपने प्रॉफिट्स का एक पोर्शन अलग करके रखते हैं ताकि वर्स्ट केस सिनेरियो हैंडल किया जा सके, जैसे कि जब बोरोअर लोन की पेमेंट नहीं करता है। लेकिन ये बैड लोन्स अब भी बैंक्स के बैलेंस शीट्स पर दिखते हैं, बस बैंक्स इन्हें बेयर करने के लिए फाइनेंशियली तैयार होते हैं। एक्सट्रीम केसेस में जब ये क्लियर हो जाता है कि लोन रीपेमेंट नहीं होगा तो बैंक्स डिसाइड करते हैं कि लोन को राइट ऑफ कर दिया जाए। राइट ऑफ का मतलब है कि वो लोन अब बैलेंस शीट पर नहीं दिखते, लेकिन रिकवरी एफर्ट जारी रहते हैं और बोरोअर अब भी लायबल होता है रीपेमेंट के लिए। रीसेंट डेटा ये कहता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक या पीएसबी ने FY25 के फर्स्ट हाफ में 42,035 करोड़ रुपीस राइट ऑफ किया। FY24 में ये 1.14 लाख करोड़ रुपीस और FY23 में 1.18 लाख करोड़ रुपीस थे। उससे पहले के 3 सालों में ये कंबाइंड 4.26 लाख करोड़ रुपीस था। अगर आप ध्यान से देखें, एक क्लियर ट्रेंड दिख रहा है। पीएसबीज के राइट ऑफ स्टेडीली कम हो रहे हैं और FY20 से अब तक 7 लाख करोड़ रुपीस के बैड डेट्स राइट ऑफ किए गए, जिसमें से लगभग 70% या 5 लाख करोड़ रुपीस रिकवर भी किए गए हैं। FY25 में ये रिकवरी 95% तक पहुंच चुकी है। तो इसका मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि पीएसबी सिर्फ कम बैड लोन्स राइट ऑफ कर रहे हैं, बल्कि उनकी रिकवरी का प्रपोर्शन भी बढ़ रहा है। इस वजह से उनके क्रेडिट कॉस्ट भी लगातार कम हो रहे हैं। लेकिन ये सब हुआ कैसे? ये सब एक कुछ ऐसी बड़ी प्रॉब्लम्स जो एक डेकेड पहले हुई थी और उसके बाद की आरबीआई और गवर्नमेंट की फायर फाइटिंग का रिजल्ट है। एक जरूरी टाइम था 2015 का एसेट क्वालिटी रिव्यू या AQR। उस समय आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन थे। उनके अंडर एक टफ डिसीजन लिया गया कि इंडियन बैंक के बुक्स को अच्छे से रिव्यू किया जाए। क्यों? क्योंकि बैड लोन्स होने की पॉसिबिलिटी बढ़ते जा रही थी, स्पेशली होलसेल लेंडिंग साइड पे। 2006 से 2008 के इकोनॉमिक बूम के टाइम बैंक्स ने बड़े कॉर्पोरेशन को एग्रेसिवली लोन्स दिए, जो बाद में डिफॉल्ट बन गए। बड़े बड़े नाम जैसे किंगफिशर एयरलाइंस, भूषण स्टील्स और एमटेक ऑटो डिफॉल्ट कर रहे थे। AQR ने इन हिडन बैड लोन्स को एक्सपोज कर दिया। इसके कारण FY16 में बैड लोन्स 80% तक बढ़ गए। और इस क्राइसिस को फिक्स करने के लिए गवर्नमेंट ने 4R स्ट्रैटेजी लॉन्च की। आइए देखते हैं कि ये 4Rs क्या है। पहला, रिकग्निशन। प्रॉब्लम है, ये एक्सेप्ट करना जरूरी था। AQR के जरिए बैंक्स को बैड लोन्स रिकॉग्नाइज करने को फोर्स किया गया। दूसरा, रेजोल्यूशन। बैड लोन्स को रिजॉल्व करने पे ध्यान दिया गया। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट या IBC जैसी टूल्स लाए गए। इनका काम था स्ट्रेस्ड एसेट्स को सही टाइम पे रिजॉल्व करना। तीसरा, रिकैपिटलाइजेशन। पीएसबीज को सर्वाइव करने के लिए फंड्स दिए गए। FY17 से FY21 के बीच गवर्नमेंट ने 3.1 लाख करोड़ रुपीस रिकैपिटलाइज किए। और चौथा, रिफॉर्म। सिस्टम को रिफॉर्म किया गया ताकि ऐसी प्रॉब्लम्स दोबारा ना हो। इस ट्रांजिशन के दौरान कुछ मेजर रिफॉर्म्स भी आए। IBC 2016, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ने बैड लोन्स की तेज रिकवरी को मुमकिन किया। IBC के कारण एवरेज रिकवरी रेट 40% से ज्यादा हुआ, जो पुराने मेथड के 26% से काफी बेटर था। रेजोल्यूशन टाइम भी 4.3 ईयर से रिड्यूस होकर 460 डेज हो गया। बैंक बोर्ड ब्यूरो 2016, पीएसबीज की गवर्नेंस प्रोफेशनल बनाने के लिए BBB सेटअप हुआ, जो टॉप अपॉइंटमेंट्स और बैंक बोर्ड्स की परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करता है। पीएसबी कंसोलिडेशन 2017 to 2020, वीक बैंक्स को स्ट्रॉन्गर बैंक्स के साथ मर्ज किया गया, जैसे एसबीआई ने अपने एसोसिएट बैंक्स मर्ज किए और बैंक ऑफ बड़ौदा ने देना बैंक और विजया बैंक को अब्सॉर्ब किया।
SARFAESI एक्ट अमेंडमेंट 2018 एसेट रिकवरी प्रोसेसेस आसान किए गए और ARCs के पावर बढ़ाए गए। पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री 2021 एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बनाया जिसमें बोरोअर्स की क्रेडिट हिस्ट्रीज को ट्रैक किया जाता है फ्रॉड और एवरग्रीनिंग रोकने के लिए। NARCL 2021 नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड या बैड बैंक सेटअप की गई ताकि हाई वैल्यू स्ट्रेस्ड एसेट्स को रिजॉल्व किया जा सके और रिकवरीज एक्सेलरेट हो। और अब सिचुएशन क्या है? फिलहाल PSBs का परफॉर्मेंस काफी बेटर है। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के हिसाब से PSBs के ग्रोस NPAs FY23 में 5.2% तक गिर गए हैं, जो FY18 के 14.6% के हाई से काफी नीचे है। रिफॉर्म्स ने काम किया और आज एसेट क्वालिटी प्री AQR लेवल से भी बेटर है। लेकिन एक कैच है, अब PSBs का फोकस कॉर्पोरेट लोन से शिफ्ट होकर अनसिक्योर्ड रिटेल लेंडिंग जैसे क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल लोन्स एक्सेट्रा पर आ गया है। इस बूमिंग डिमांड के साथ डिफॉल्ट का रिस्क भी बढ़ रहा है। अगर बैंक्स कॉशियस नहीं हुए तो एक नया क्रेडिट साइकिल स्टार्ट हो सकता है, और इस बार कॉर्पोरेट्स नहीं, रिटेल लेंडिंग की वजह से। अब चलते हैं सेकंड स्टोरी पर। ये अगली स्टोरी सिर्फ इकोनॉमिक्स की नहीं है, जियोपॉलिटिक्स की भी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अभी रॉसनेफ्ट के साथ इंडिया और रशिया के बीच एक सबसे बड़ा एनर्जी डील साइन किया है। इस मैसिव अग्रीमेंट के अंडर रिलायंस 1.09 लाख करोड़ रुपीस पर ईयर देकर हर दिन 5 लाख बैरल क्रूड ऑयल खरीदेगा अगले 10 सालों के लिए। कॉन्टेक्स्ट के लिए, इंडिया हर दिन लगभग 5 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल कंज्यूम करता है। मतलब ये डील देश का डेली ऑयल कंजम्पशन का 8 to 10% इंपैक्ट करेगा। ये एक काफ़ी सिग्निफिकेंट नंबर है। रिलायंस इस ऑयल का यूज़ अपने रिफाइनिंग ऑपरेशंस में करेगा, जिससे पेट्रोल, डीजल जैसे ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल्स और पेट्रोकेमिकल्स प्रोड्यूस किए जाएंगे, जो प्लास्टिक्स और सिंथेटिक फाइबर्स जैसे प्रोडक्ट्स में यूज़ होते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक सप्लाई डील नहीं है, ये डायरेक्टली इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी और इंडस्ट्रियल आउटपुट पे असर करता है। पिछले कुछ सालों के इवेंट्स पे नज़र डालते हैं। इससे हमें ये समझ आएगा कि हम आज इस पोजीशन में कैसे पहुंचे। पहले फरवरी 2022 का फ्लैशबैक लेते हैं, जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था। वेस्टर्न सैंक्शंस ने रशिया पर काफ़ी प्रेशर डाला, स्पेशली ऑयल इंपोर्ट्स और ट्रांसफर पर रेस्ट्रिक्शन लगा के। यूरोप के बिना रशिया को नए बायर्स ढूंढने पड़े जो जियोपॉलिटिकल प्रेशर को नज़रअंदाज कर सके, और यही इंडिया ने एंट्री की। इंडिया का रशिया से आने वाला ऑयल सप्लाई, जो पहले नेग्लिजिबल था, अब लगभग 40% है। मिड 2024 तक इंडिया 2 मिलियन बैरल्स पर डे इंपोर्ट कर रहा था। पर ऐसा क्यों? क्योंकि रशियन ऑयल सस्ता है। लेकिन बात यह है कि डिस्काउंट्स अब उतने बड़े नहीं रहे। नए नए सैंक्शंस आने के बाद रशियन क्रूड ऑयल और मिडिल ईस्टर्न ग्रेड्स के बीच का डिस्काउंट $30 पर बैरल तक था। लेकिन जैसे जैसे इंडिया और चाइना इंपोर्ट्स बढ़ाते गए, डिमांड बढ़ गई और डिस्काउंट कम होकर सिर्फ $3 to $4 पर बैरल तक आ गया। फिर भी ये डिस्काउंट्स इंडिया के लिए काफ़ी सेविंग्स ला रहा है, जो इंपोर्ट बिल्स को घटाता है और फॉरेन रिजर्व्स बचाते भी हैं। तभी यूएस ने रशिया के ऑयल एक्सपोर्ट्स को वीकन करने के लिए शिपिंग नेटवर्क्स को टारगेट किया। रशिया का स्टेट ओन्ड शिपिंग कंपनी सॉफ्टकॉम फ्लॉट और बाकी एंटिटीज जो रशियन क्रूड ऑयल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, उन पर सैंक्शंस लगाए गए। इससे रशियन ऑयल एक्सपोर्टर्स को काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, क्योंकि इंटरनेशनल शिपिंग प्रोवाइडर्स पर निर्भर थे। इसका सल्यूशन रशिया ने अपने शैडो फ्लीट के थ्रू निकाला। ये एक पुराना वेसल का नेटवर्क है जो सैंक्शंस के बाहर ऑपरेट करता है। इस फ्लीट के कारण रशिया, इंडिया और चाइना जैसे बायर्स के लिए ऑयल एक्सपोर्ट करना कंटिन्यू कर पाया। रिलायंस ने भी इन्हीं शिप्स का यूज़ किया है शिपमेंट सिक्योर करने के लिए, बिना सैंक्शंस वायलेट किए। पब्लिक रिफाइनरीज जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने भी रशियन क्रूड इंपोर्ट्स बढ़ाए हैं नेशनल डिमांड मीट करने के लिए। लेकिन रिलायंस सबसे एग्रेसिव प्लेयर रहा है लॉन्ग टर्म डील सिक्योर करने और कॉस्ट ऑप्टिमाइज करने में। जी हाँ, रिलायंस इंडिया का सबसे बड़ा रिफाइनर इस शिफ्ट के सेंटर में रहा है। कुछ महीने पहले ही रिलायंस ने रॉसनेफ्ट के साथ एक 3 मिलियन बैरल्स पर मंथ का डील साइन किया था, एक ट्रायल रन के लिए। रिलायंस ने अपने सप्लाई चेन को भी एडजस्ट किया है। उन्होंने सॉफ्टकॉम फ्लॉट टैंकर्स अवॉइड किया और शैडो फ्लीट का यूज़ करके स्टेडी ऑयल फ्लो इंश्योर किया। ये डिस्काउंटेड ऑयल के साथ रिलायंस का पहला एक्सपीरियंस नहीं है। 2015 में वेनेजुएला से 12% क्रूड इंपोर्ट्स होते थे और रिलायंस वहाँ का सबसे बड़ा बायर था। लेकिन 2019 में यूएस सैंक्शंस की वजह से ये डिसरप्ट हो गया।
अब 2024 में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ सैंक्शंस लिफ्ट किए और रिलायंस को वापस वेनेजुएलियन क्रूड इंपोर्ट करने की परमिशन मिल गई। वेनेजुएलियन ऑयल दुनिया की सबसे चीप ऑयल है। इसके रेट्स गल्फ और रशियन ग्रेड्स के कंपैरिजन में $15 to $20 पर बैरल तक सस्ता है। अब रिलायंस के बास्केट में वेनेजुएला और रशिया दोनों हैं, जो रिफाइनिंग मार्जिन और डाइवर्सिफिकेशन को सपोर्ट करता है। इंटरेस्टिंगली, रॉसनेफ्ट के साथ ये मेगा डील ब्रिक्स समिट के बाद ही अनाउंस हुई है। ये इंडिया और रशिया के बीच बढ़ते इकोनॉमिक टाइज को सिग्नल करता है। अग्रीमेंट के अंदर रिलायंस डीजल रिच रशियन यूरल्स और लाइटर ग्रेड्स जैसे ईएसपीओस को अपने जामनगर रिफाइनरी के लिए खरीदेगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स है। ऑयल कभी सिर्फ इकोनॉमिक्स का मामला नहीं होता है। ये डील प्रॉफिट के साथ जियोपॉलिटिक्स के बारे में भी है। रशिया के साथ टाइज स्ट्रेंथन करके इंडिया एक स्टेटमेंट दे रहा है कि एनर्जी सिक्योरिटी को वेस्टर्न प्रेशर से ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ऐसे डील्स के पॉलिटिकल रेपरकशंस हो सकते हैं, स्पेशली जब ग्लोबल पावर्स यूक्रेन वॉर के बाद रीअलाइन हो रहे हैं। इन दी एंड ये डील ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स के ड्रामा को हाईलाइट करता है। रशियन ऑयल सैंक्शन से लेकर इंडिया के राइजिंग इंपोर्ट्स और अब इस लैंडमार्क अग्रीमेंट तक सब एक लार्जर गेम का पार्ट है। रिलायंस के लिए ये एक इकोनॉमिक विन है और इंडिया के लिए ये स्ट्रेटेजिक ज़रूरत। लेकिन इकोनॉमिक्स में हमेशा पॉलिटिकल मोटिव्स भी होते हैं, जो शायद हमें कभी पूरी तरह समझ नहीं आएंगे। ऑयल की दुनिया में अगली बड़ी स्टोरी कभी भी आ सकती है। स्टे ट्यून। तो ये थी आज की कहानियाँ। अब चलते हैं टिडबिट्स पर। पहला, सेबी ने एक फ्रेमवर्क प्रपोज किया है जो रिटेल इन्वेस्टर्स को एल्गो ट्रेडिंग में पार्टिसिपेट करने की परमिशन देगा। इसके लिए ब्रोकर्स से एल्गो अप्रूवल लेना होगा और एल्गो ऑर्डर्स के लिए यूनिक टैग्स असाइन होंगे। एल्गोस को दो टाइप्स में कैटेगराइज किया जाएगा, एग्जीक्यूशन या वाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स। ब्रोकर्स को एल्गो ऑर्डर्स आइडेंटिफाई करने होंगे और सिर्फ अप्रूव प्रोवाइडर्स के साथ काम करना होगा। इस मुद्दे पे पब्लिक कमेंट्स का डेडलाइन 3 जनवरी 2025 है। दूसरा, रिलायंस रिटेल को 2024 में वीक डिमांड और बढ़ती कंपटीशन की वजह से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। जेफरीज का मानना है कि कंपनी को क्विक कॉमर्स पर फोकस करना होगा, स्पेशली उनके ओमनी चैनल एम्बिशंस और डंजो में पास्ट इन्वेस्टमेंट को देखते हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिलायंस एक 30-मिनट डिलीवरी सर्विस टारगेट कर सकता है, क्योंकि क्विक कॉमर्स बड़े शहरों में बढ़ रहा है। और फाइनली, ब्लिंकिट ने बिस्ट्रो नाम का एक 10-मिनट फूड डिलीवरी सर्विस लॉन्च किया है, जो जेप्टो कैफे, स्विगी बोल्ट और दूसरे क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म से कम्पीट करेगा। ऐप पर फूड और बेवरेजेस का वैरायटी अवेलेबल है और ये अभी गुरुग्राम के कुछ पार्ट्स में ऑपरेट कर रहा है। तो ये थी आज की बड़ी कहानियाँ। मैं हूँ रोहित अग्रवाला और ये था द डेली ब्रीफ। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में।